नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं? और इन दिनों वातावरण ऐसा है कि खुशी भी है और इसके साथ ही नोक-झोंक भी है। नोक-झोंक तक तो बात सही है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए दिमाग में कुछ ऐसी बातें आईं, जिसे देखकर लगा कि बात तो होनी चाहिए। ये जो समय है, चुनाव का समय है, चुनावी वातावरण है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं चुनाव के दौरान और बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। कुछ चीज़ों को तो हमने ऐसा मान लिया है कि चुनाव होंगे तो इनको होना ही है और ऐसा होता है कि हम हर एक घटना को चुनाव से जोड़कर देखने लगते हैं। इसी में सियासी फ़ायदे और सियासी घाटा देखते हैं लोग, ख़ास तौर से राजनीतिक पार्टियां, और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करती हैं। किसको सम्मान देना है, कितना सम्मान देना है, कौन सा ऐसा नेता है, स्वाधीनता सेनानी है, जो हमारी पार्टी के नियमों में, उनके मेरी पार्टी की विचारधारा में फिट होता है, और कैसे किसी बड़े सेनानी को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, हमेशा से ही होता आ रहा है। ये अलग बात है कि शोर कम होता था। शोर कम होता था इसका मतलब ये नहीं था कि विरोध नहीं होता था। विरोध होता था, लेकिन आज की तरह सोशल मीडिया का हथियार तब जनता के पास नहीं था। इसलिए जनता की पहुंच भी नहीं थी और इसीलिए इतना शोर होता भी नहीं था। लेकिन आज का समय अलग है। देश आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है और पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे लगता है कि पहले हो जानी चाहिए थी। और जब हम बात इस संदर्भ में करते हैं तो हमें याद आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ सवाल मेरे मन में है, क्योंकि जब भी बात नेताजी की आती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऐसे जितने भी स्वाधीनता सेनानी हैं, तो ना चाहते हुए भी विरोध और समर्थन की जो राजनीति है वो बहुत तेज हो जाती है। लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे सरकारों को पहले ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया गया। अभी हाल में हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच किस तरह का टकराव हुआ था। केंद्र के अपने तथ्य थे और बंगाल सरकार के अपने तथ्य थे। ये बातें होती रहेंगी, लेकिन एक सीधा सा प्रश्न है, क्या हम कुछ चीज़ों को राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देख सकते? हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्यों होती हैं कि ये जो सेनानी हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, वो हमारी पार्टी के दायरे में फिट हो या होना चाहिए, तभी उनको सम्मान मिलेगा। ऐसा क्यों है? ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था झांकी का होना चाहे नहीं होना। इसमें मान अपमान वाली बात आती ही नहीं है। ये एक तकनीकी मामला है। हर बार हर राज्य के लिए संभव नहीं है हर राज्य को समय देना या मौका देना संभव नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह कहीं ना कहीं ये जो चिढ़ाने वाली राजनीति है वो भी
अच्छी बात नहीं है। नेताजी ही क्यों, नेताजी की जो हम 125वीं जयंती हमने मनाई इस बार, और इस बीच एक बड़ी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी, कोई कह रहा है कि उसे बुझाया गया, कोई कह रहा है कि स्थानांतरित किया गया। मूलतः वह जो ज्योति है वो जो नवनिर्मित युद्ध स्मारक है उसमें उसका विलय हो गया है। मुझे अज्ञे याद आते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। बहुत समय से अमर जवान ज्योति के समक्ष बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। अब बात लगे हाथों हम कर लेते हैं इंडिया गेट की। ऐसा क्यों है कि हमारा देश स्वाधीन हो गया, 75 साल बीत गए, पर हमारे अंदर जो एक गुलाम मानसिकता है वो दूर नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है कि हम स्वाधीन भारत के सैनिकों की तुलना में आज भी हम गुलाम भारत के प्रतीकों को आदर दे रहे हैं? क्यों? आज ये जो इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगी है, होलोग्राम प्रतिमा है, बाद में ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अब जब हुआ तो इस पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बहुत से लोगों ने कहा कि इंडिया गेट पे शहीदों के नाम है, 1971 में जो शहीद हुए हैं युद्ध में, भारत पाक युद्ध में, उनके नाम हैं। अब देखिए, ये अपनी अपनी धारणा हो सकती है, लेकिन मेरा जो मानना है, ऐसा क्यों है कि जब सारे सैनिक हमारे एक युद्ध स्मारक के रूप में उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, वो सारे सैनिक एक जगह हैं, और जो ये हमारे जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, वो एक कोने में पड़े रहे? क्या ये अच्छी बात थी? उनकी जगह मुझे ये अपनी राय हो सकती है, बहुत विरोध बहुत प्रतिरोध हो सकते हैं, सबके अपने विचार हैं, सहमति है असहमति है, मैं सबका स्वागत करती हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारे जो सैनिक, जहां सारे सैनिक हैं, जहां एक विशाल युद्ध स्मारक बनाया गया है, क्या उनको जो हमारे सैनिक हैं, जो शहीद सैनिक हैं, उनको उनकी स्मृतियों को वहां पे ले जाना, क्या ये सही कदम नहीं होता? जब बात इंडिया गेट की उठी तो मुझे लगा कि इंडिया गेट के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया गेट औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक चिन्ह है। मैं अपने जो भी बुजुर्ग जो सैनिक हैं, जो उस दौर के सैनिक हैं, उनका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन ये भी तो सत्य है कि वो भारतीय सेना से अधिक ब्रिटिश आर्मी के सैनिक थे वो, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका है। और एक बात, इंडिया गेट जैसे प्रतीक चिन्ह बनाना उस समय की एक रणनीति थी, जिससे अधिक भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जा सके, या उनको इस तरह का प्रलोभन दिया जा सके। जाहिर तौर पर ब्रिटिश आर्मी में वो सैनिक भी होंगे जिन्होंने
जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, या जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध लड़े, या वो जो चंद्रशेखर आजाद को घेरने में, उन पर गोलियां चलाने में आगे रहे, या वो जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर प्रहार किया, या वो जो कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों को मजबूत करने का माध्यम बने। मैं बहुत सम्मान करती हूं सारे लोगों का, लेकिन क्या मैं सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे इस बात को माफ कर सकती हूं, या मैं ऐसे लोगों का सम्मान कर सकती हूं जिन्होंने हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर गोलियां चलाई, उन्हें फांसी देने में आगे रहे, हमारी जनता पर, हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, नृशंस हत्याकांड किया, नरसंहार किया जनरल डायर के इशारे पर? क्या हम ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे? माफ कीजिएगा, वो भारतीय हो सकते हैं, मगर मैं ऐसे सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकती। इंडिया गेट पे जिन सैनिकों का नाम है, उनमें से अधिकतर वो हैं जो कि एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे, मारे गए थे। यानी भारतीय सेना नहीं, उनको भारतीय सेना मत कहिए। भारतीय सेना कहना ही है तो आजाद हिंद फौज के सेनानियों को कहिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश को आजाद कराने में। सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन देश से दूर रहकर देश को स्वाधीन कराने के लिए लगातार लड़ते रहना, असली संघर्ष तो यही है। और ऐसे संघर्ष का नेतृत्व करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जब इंडिया गेट में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह लगाई जाती है, तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए गर्व का विषय है। और जो सैनिक हैं हमारे, जो 71 के ही सैनिक ही क्यों ना हो, हमारे जो भारतीय सैनिक है, उनकी जगह एक बड़ी जगह पे होनी चाहिए, ऐसी जगह पे उनका नाम होना चाहिए जो कि जनता से जुड़े हों, जो कि भारत से जुड़े हों, जो कि आजाद भारत से जुड़े हों, ना कि ऐसी जगह पे जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की याद दिलाता हो। तो ये एक बहुत जरूरी कदम था। अब हम बात करते हैं इंडिया गेट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडिया गेट को जो डिजाइन किया था वो एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था, और वो दिल्ली के मुख्य वास्तुकार थे। जाहिर तौर है कि ब्रिटिश स्थापत्य शैली का एक प्रमुख नमूना है इंडिया गेट। पत्थर जो है वो लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, और भरतपुर से ये पत्थर लाए गए थे। इसकी ऊंचाई 137.79 फुट है, यानी 137.79 फुट। और इस स्मारक की संरचना पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इंडिया गेट षटकोणीय जगह के बीचों बीच स्थित है। इसका व्यास 625 मीटर है और क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। और एक चीज नोटिस कीजिए कि इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटानिया सूर्य अंकित है, और मेहराब के दोनों ओर
इंडिया अंकित है। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई थी उसको कोरोनेशन पार्क में हटाकर रखा गया है और यहां पर 1919 में हुए अफगान युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में शहीद हुए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम छपे हुए हैं। एक बात नोटिस कीजिए, ब्रिटिश और भारतीय सैनिक। निश्चित रूप से ये भारतीय सैनिक वो थे जो ब्रिटेन के तरफ से लड़ रहे थे। अब आप खुद सोचिए, क्या एक तरफ हमारे जो स्वाधीनता सेनानी जो कि देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने अपनी वीरता से एक नया कीर्तिमान रचा, क्या उनको एक बेहतर जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? और एक अनाम जवान की राइफल की तुलना में जीवंत नेताजी अधिक प्रेरक नहीं होंगे हमारे युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए? एक अनाम को अगर नाम मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? आप इसे बुझना क्यों कहते हैं? मुझे लगता है कि कोई चीज जब एक नई जगह पे जाती है, वो ज्योति एक बड़ी ज्योति में विलीन हो जाती है, तो उसकी जो ज्योति है वो उसका जो प्रज्वलन होना है वो और ज्यादा अधिक हो जाता है। अभी हाल में मैं एक फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं देख रही थी। एक एंकर महोदया थी, उन्होंने 2 माचिस की तीलियां जलाई और एक को बुझाकर एक में मिलाकर फिर वो पूछ रही हैं कि कहाँ है ज्योति, एक तो बुझा दी गई। मुझे नहीं पता कि वो दीपावली मनाती हैं कि नहीं। दीपावली में हम एक दिए से दूसरा दिया प्रज्वलित करते हैं। कई बार 4 छोटी जो ज्योतियां हैं उनको मिलाकर एक बड़ी ज्योति बनती है। अगर भारत की बात करें, अध्यात्म की बात करें, अगर प्रकृति की बात करें, तो बहुत सारी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इसी तरह जो जीवात्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये भारतीय अध्यात्म की बात है। मुझे नहीं पता कि जो भी हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो समझेंगे कि नहीं, या वो उनको अड़े रहना है। लेकिन मुझे लगता है कि 1971 में जो शहीद हुए हमारे सैनिक हैं, उनकी सही जगह वो नहीं थी जहां पे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अंकित हुआ था, बल्कि सही जगह वो है जहां पे और भी सारे सैनिक, सारे युद्धों के सैनिकों के नाम हैं। उनको वहां होना चाहिए था, उन सारे सैनिकों के बीच जहां सारे आयोजन होते हैं, जहां सारे कार्यक्रम होते हैं, जो आजाद भारत में बना है, जो स्वाधीन भारत की चेतना का प्रतीक है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर बहुत फुटबॉल खेली जाती, लेकिन हुआ ये। हमारे भारत में अब इन दिनों अभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा लगे हाथ तो एक और चीज, इन दिनों फेसबुक पे नेहा सिंह राठौड़ जो गायिका हैं, उनका जो संगीत है वो बड़ा चल रहा है। उनके पास कुछ नहीं रहता है, मतलब उनके गीतों में कुछ भी नयापन मुझे दिखता नहीं है। वो हर बार यही करती हैं, काबा, और सामने वाले बताते हैं कि ईबा सब्बा उबा उबा। क्या लड़ाने के लिए राजनेता काफी नहीं है जो संगीतकार और कलाकार भी इस नेक काम में आ गए हैं? मैंने इसके बारे में बात भी की है और ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है।
अपने गानों में वैरायटी लाइए, विविधता लाइए। बात करने के लिए सामाजिक मुद्दे बहुत हैं। किसी को गालियां देने से या किसी को पर व्यक्तिगत आक्रमण करने से कोई सृजनात्मकता नहीं बचती है। मुद्दे उठाइए, लेकिन वैसे मुद्दे उठाइए जिनको उठाना जरूरी है और उन्हें उठाने का एक तरीका है। हमें तो ऐसा लगता है कई बार उनके गाने सुनकर कि जैसे वो एमए की परीक्षा में हम बैठे होते हैं या किसी भी परीक्षा में बैठे होते हैं, हमें कुछ आता वाता नहीं है और बस हर प्रश्न को पॉइंटर की तरह उड़ा 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 के एक एक पॉइंट उठा के और कॉपी भर देते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। मैं नेहा जी को तो ज्यादा देखती नहीं हूं, लेकिन क्या पता अगर वो सुन रही हो नहीं भी सुन रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ऐसे कलाकार हैं, जो भी संगीतकार हैं, कृपया संगीत को संगीत रहने दीजिए। आप खुद को इस्तेमाल होने दे रहे हैं। दो राज्यों के बीच में एकता की जरूरत है। हिंदी प्रदेशों में तो और भी ज्यादा एकता की जरूरत है। राजनेताओं का काम राजनेताओं तक रहने दीजिए। कम से कम कला, संस्कृति और साहित्य को जो जिम्मेदारी दी गई है जोड़ने की, उनको वही करना चाहिए। मुद्दे उठाइए, लेकिन जनता के मुद्दे उठाइए। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे देश की एकता पर प्रहार करने के लिए तथाकथित कला का प्रयोग करें, तथाकथित आपकी कला का प्रयोग करें। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत कुछ है। अगर नेहा जी को लोकगीतों में इतना ही मन रमता है और वो इतना ही अच्छा गाती हैं, तो मेरा सादर निवेदन है कि कवियों को गाइए ना। हमारे हिंदी में, हमारे उर्दू में, हमारी बोलियों में बहुत सारे कवि हैं जिनको गाने की जरूरत है, जिनका आपको पसंद करेगी। फिलहाल आज के लिए तो नहीं, बहुत बहुत खुश रहिए और संभव हो तो इन चालाकियों और इन चालबाजियों से खुद को अलग रखिए। वो तो जागरूक होने से रहे, लेकिन आप जनता हैं, आपको सही गलत चुनना है। अपना अच्छा बुरा आप अच्छी तरह देख सकते हैं, संभल सकते हैं। हम में से किसी को ये कोई अधिकार ही नहीं है कि जनता को ये बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लोग बहुत समझदार हैं। हम ऐसे ही 75 साल पुराने नहीं हुए हैं। ये वो देश है जिसने विश्व को पहला लोकतंत्र दिया है। तो जनता को कुछ भी बताने, समझाने, सिखाने की जरूरत नहीं है। ये काम जनता पर ही छोड़ दीजिए और अपनी सृजनात्मकता को एक नया आयाम दीजिए। तो आज के लिए रिपोर्टर दीदी की बस इतनी सी ही बात थी। अगली बार बातें तो बहुत निकलती रहेंगी, तो बात फिर लेके कोई लगेगा कि हम बात कर सकते हैं तो फिर आपके सामने आएंगे, है कि नहीं। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।